हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ बिखेरें, आपके जीवन में रोशनी बिखेरें, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में आपकी मदद करें। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की आपकी क्लास। आपको पता है कि पिछले 8 दिनों से हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। और आप ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन में हम पढ़ते क्या हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं बच्चों के विकास के बारे में, यानी कि एक ह्यूमन के विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। टेक्सटाइल में हम वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही एक्सटेंशन एजुकेशन में हमारा पर्पस ये होता है कि जो ग्रामीण जीवन है, उनके ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। शहरों की सुख सुविधाएँ जो भी हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, उन सभी को गाँव वालों तक पहुँचाया जाए, ताकि वो अपने स्थानीय परिवेश में ही रहकर, अपने ही गाँव में रहकर अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें, एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। बस यही इतना काम हमें करना होता है एक्सटेंशन एजुकेशन में। इसमें हम तमाम प्रकार के शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, औपचारिक शिक्षा देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा देखते हैं। ग्रामीणों के लिए चलाए गए तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं, संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो लगभग-लगभग इतनी बातें हमारी हो चुकी हैं, हमने संचार के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अभी हमें काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना भी है। तो उम्मीद है कि जो पीछे की कक्षाएँ आपकी हुई हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक आपने उन्हें ज़रूर देखा होगा। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जिसमें हम अपने 45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप पेन और नोटबुक लेकर तो बैठे ही होंगे। अगर कुछ भी नया लगेगा, तो उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पता है, आज आप में से काफ़ी लोगों का फ़ास्ट भी है, कोई बात नहीं, बट हमें पढ़ाई तो करनी ही है, तो फ़ास्ट भी रखेंगे, अपना काम भी करेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और हम बात कर रहे थे थोड़ा-सा अपने इतिहास के बारे में, यानी कि होम साइंस के इतिहास के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे। उसी में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये महिला सम्मेलन जो हुआ था, विश्व महिला सम्मेलन, 4 सम्मेलन हुए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे। तो इन चारों का आपको समय और स्थान दोनों याद रखना है, ठीक? चलिए, एक-एक करके हम बात कर लेते हैं। वैसे जब हमने एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो शायद हमने इन चीज़ों को देखा था। अगर नहीं देखा था, तो एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1975 कोलकाता, 1975 मैक्सिको, 1975 नैरोबी, 1975 कोपेनहेगन। तो जो ये प्रथम विश्व महिला सम्मेलन हुआ था, ये आपके हुआ तो 1975 में था, लेकिन मैक्सिको में हुआ था, ठीक? तो थोड़ा-सा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम विश्व महिला सम्मेलन हुआ था, वो मैक्सिको में हुआ था और कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। अब हम यहाँ पर 1975 की बात कर ही रहे हैं, तो ज़रा आप हमें किसी एक संस्था का नाम बता दीजिए, जो कि 1975 में स्थापित हुई हो, और कोई एक प्रोग्राम का नाम बता दीजिए, जिसको 1975 में चलाया गया हो, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा विश्व महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 1980 में मैक्सिको में हुआ था, 1980 में कोपेनहेग में हुआ था, 1980 में नैरोबी में हुआ था या फिर 1980 में चीन में हुआ था। तो देखिए, हुआ तो 1980 में था, लेकिन ये हुआ कहाँ था? तो ये आपका कोपेनहेगन में हुआ था, ठीक? पहला मैक्सिको में
1975, दूसरा कोपेनहेगन में 1980 में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तीसरा विश्व महिला सम्मेलन कब हुआ था? ये आप ध्यान रखेंगे हुआ नैरोबी में था। ठीक, लेकिन कब हुआ था यहाँ पर आपको डेट बतानी है। क्या 1980 में हुआ था, 1985 में हुआ था, 1975 में हुआ था या फिर 1995 में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा जो तीसरा तीसरा महिला विश्व सम्मेलन हुआ था, जो तीसरा विश्व महिला सम्मेलन हुआ था, वो आपका 1985 में हुआ था और कहाँ पर? नैरोबी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है चौथा विश्व महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसे तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 1975 में तो आपका प्रथम विश्व महिला सम्मेलन हुआ, दूसरा 1980 में हुआ, तीसरा आपका 85 में हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अगर चौथी डेट जो हमें दिख रही है वो 1995 की दिख रही है। तो जो हमारा चौथा विश्व महिला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक, उम्मीद है कि आपको चारों याद हो गए होंगे। पहला 1975 कहाँ पर? मैक्सिको में आपने देखा। दूसरा 1980 कोपेनहेगन में आपने देखा। तीसरा 1985 नैरोबी में आपने देखा और चौथा आपका था 1995 जो कि चाइना में हुआ। ठीक, उम्मीद है कि ये चारों सम्मेलन आपको याद होंगे और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा होम साइंस है, होम साइंस विषय महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करता है। तो अगर महिला से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है तो उसको याद रखना होगा आपको। समय, स्थान दोनों याद रखिएगा, बड़े ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, कह रहा है ड्वाकरा। पढ़ा है नाम आपने? ड्वाकरा की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका जो ग्रामीण महिलाएं थीं उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया था, उनके कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे जिसको हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो ये जो कार्यक्रम था ड्वाकरा, जिसका नाम है, अगर फुल फॉर्म याद है तो तुरंत छाप दीजिए आप। ये ड्वाकरा की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1980 में हुई थी? क्या 1982 में हुई थी? 1985 में हुई या फिर 1990 में हुई? तो जो ड्वाकरा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1982 में हुई थी। अगर मैं यही आपसे पूछूं, दो डेट आपके सामने दिख रहा है, एक है 1980 और दूसरा है 1985। तो 1980 में कौन सा महिला सम्मेलन हुआ था? विश्व महिला सम्मेलन। और 1985 में कौन सा विश्व महिला सम्मेलन हुआ था? अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है और बहुत अच्छे से हमने आपको सब बताया है। तो जरा एक बार हमें फटाफट यही बता दीजिए कि 1980 और 85 में कौन कौन से विश्व महिला सम्मेलन हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं ड्वाकरा के फुल फॉर्म को। ड्वाकरा का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। आपको पता है हमने ये स्टार्टिंग में ही बात की कि एक्सटेंशन एजुकेशन में जो भी बात की जाएगी वो ग्रामीणों से ही संबंधित होगी, ग्रामीणों के ही उत्थान की बात होगी। तो जो ड्वाकरा था ये क्या था? ये महिलाओं और बच्चों, यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं और बच्चे थे उनके विकास की बात इसमें की गई थी। ठीक, शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राइसिम कहते हैं। वैसे मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आप एक बार इसके फुल फॉर्म को जरूर बताइएगा। ठीक, ये जो ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे हम ट्राइसेम के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी, 1965 में हुई थी, 1979 में हुई थी या फिर 1990 में हुई थी? तो
आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अपने बुक में, अगर आपके पास वृंदा सिंह मैम की बुक है, तो थोड़ा-सा आपको करेक्शन करना होगा। क्या? उनकी बुक में आपको देखने को मिलेगा ये जो ट्राइसेम है, इसकी शुरुआत उसमें आपको उसमें आपको मिलेगा 1989 देखने को मिलेगा। बट ये इसकी शुरुआत जो हुई थी, वो हुई थी 1979 में हुई थी। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप अपना यूथ उठाकर देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। यहाँ तो बहरहाल मैंने पूरा हिंदी में आपका लिख दिया, बस आपसे पूछ लेता है ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखेंगे, जो ट्राइसेम की शुरुआत हुई थी, वो 1979 में, यानी कि 1979 में हुई थी, ठीक? लेकिन ये किसके लिए था? तो ग्रामीण युवाओं के लिए था। क्यों था? उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए था, ठीक? तो ये आप ध्यान रखेंगे। कभी मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये किसके लिए था, तो इसमें आपको पता है कि ग्रामीण युवा की बात किया जा रहा है, उनको उनके रोजगार के लिए उनको प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ट्राइसेम किसके लिए चलाया गया था? क्या शहरी धनी परिवारों के युवाओं के लिए, शहरी धनी महिलाओं के लिए, ग्रामीण निर्धन ग्रामीण निर्धन परिवार के युवाओं के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो ट्राइसेम में, ये जो ट्राइसेम चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था? जो हमारे ग्रामीण निर्धन परिवार के युवा थे, उनके रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए ये प्रोग्राम आपका चलाया गया था, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम ट्राइसेम कहते हैं, ठीक? तो ग्रामीण क्षेत्र के निवास करने वाले किस युवा वर्ग को शामिल किया गया था? जैसे अभी आपने क्या देखा? अभी आपने यही देखा ना कि ये ग्रामीण जो युवा हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसमें आपने किस युवा वर्ग के बच्चों को लिया है? क्या जो 10 से 12 वर्ष के हैं? क्या जो 15 से 18 वर्ष के हैं? या फिर जो 18 से 35 वर्ष के हैं? या फिर जो 40 से 45 वर्ष के हैं? तो आप यही कहेंगे ना कि हमने युवा को प्रशिक्षण देने की बात की है, तो वो आपके आ जाएँगे जो 18 वर्ष से लेकर 35 आयु वर्ग के बीच के बच्चे हैं, हमने उनको इसमें शामिल किया है, ठीक? उनको हमने रोज़गार के लिए, प्रशिक्षण के लिए ये कार्यक्रम उनके चलाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1990 को हुई थी, 1 अप्रैल 1995 को हुई थी, 1 अप्रैल 1999 को हुई थी, या फिर 1 अप्रैल 2000 को हुई थी? तो ध्यान रख लीजिएगा, ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1999 अर्थात 1999 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है आईसीडीएस का पूर्ण रूप है। ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो आईसीडीएस प्रोग्राम है, ये कब चलाया गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? बाकी हम देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म को। इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर ये इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम है। तो आपने कई बार हमने ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार किए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक? जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड, इंडियन, इंटरनेशनल, ये कंफ्यूज कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। समन्वित बाल विकास योजना, जिसे अभी आपने आईसीडीएस कहा था, इसका उद्देश्य किस वर्ष तक के बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है? क्या 6 से लेके 14 वर्ष तक? क्या 6 से लेके 18 वर्ष तक? 0 से लेके, यानी कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक बच्चों में, या फिर 10 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों में?
तो ये जो हमारा आईसीडीएस है, ये कितने वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करता है? तो ये आपके जो 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का कार्य ये करता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है ये जो आईसीडीएस है यानी कि समेकित बाल विकास योजना है, इसके कार्य क्या-क्या हैं? मतलब इसके कार्यों में क्या शामिल है? क्या ये आपका टीकाकरण है? क्या ये आपका पूरक आहार है? क्या ये आपका स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर हम बाल विकास के कार्यों को देखें यानी कि जो हमारा आईसीडीएस है, समेकित बाल विकास योजना है, इसके कार्यों को देखें तो ये टीकाकरण करता है, बच्चों को पूरक आहार देता है, साथ ही साथ उनको स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी देता है, अर्थात उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ऊपर आपका, ये शायद नंबरिंग गलत हो गया है और यहाँ पर 11 है। थोड़ा-सा ये नंबरिंग गलत हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, कहाँ पर नंबरिंग गलत हुई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। समन्वित बाल विकास योजना के टीकाकरण में कितने जानलेवा बीमारियों से रक्षा होती है? 4 से होती है, 6 से होती है, 10 से होती है या फिर 7 से होती है? ये जो आपका आईसीडीएस के तहत जो टीकाकरण प्रोग्राम चलाया जाता है, इसमें जो जानलेवा बीमारियों वो 6 जानलेवा बीमारियों से रक्षा करता है। एक बार आप हमें उन 6 जानलेवा बीमारियों के बारे में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप 6 जानलेवा बीमारियाँ बात करते हैं, वही आप डब्ल्यूएचओ में भी पढ़ते हैं। ठीक? तो ज़रा एक बार उन 6 का नाम बता दीजिएगा। और जब हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित है और ये 7 जानलेवा बीमारियों से रक्षा करता है। ठीक? यहाँ पर 6 आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये जो समन्वित बाल विकास योजना है, इसके तहत 1 वर्ष में जो निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, इनको कितने दिन पूरक आहार दिया जाता है? तो जो आपके निर्धन परिवार के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको ये कितने 1 साल में कितने दिन पूरक आहार देता है? 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 365 दिन। तो देखिए, जब हमने कल नरेगा की बात की थी, तो उसका लक्ष्य क्या था या वो क्या कर रहा था? तो वो परिवार को यानी कि एक परिवार में 100 दिन का रोज़गार दे रहा था। लेकिन जब हम यहाँ रोज़गार की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो यहाँ आईसीडीएस के तहत जो 1 वर्ष में जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको ये 300 दिन का पूरक आहार देता है। मतलब 1 साल में ये उनको 300 दिन जो है पूरक आहार देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। समन्वित बाल विकास योजना में किस उम्र के बच्चों को पूरक आहार निःशुल्क दिया जाता है? क्या 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चों को, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को, 1 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को? तो ये जो आईसीडीएस के तहत पूरक आहार दिया जाता है, वो भी निःशुल्क दिया जाता है, तो आपको पता है कि 0 तो हो ही नहीं सकता है। मतलब आपको पता है कि 6 माह तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है, ठीक? तो उनको पूरक आहार क्यों दिया जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कि 1 से लेकर जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको समन्वित बाल विकास अर्थात आईसीडीएस के तहत उनको ये 5 साल मतलब 1 से लेकर 6 वर्ष तक इनको निःशुल्क पूरक आहार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1980 को की गई, 1 अप्रैल 1990 को की गई, 1 अप्रैल 1995 को की गई या फिर 1 अप्रैल 1999 को की गई। तो जी ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, ये 1 अप्रैल 1999 को की गई थी और एक योजना अभी आपने इसी दिन और पढ़ा था। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। चेतना
नाम तो आपने सुना ही होगा, ये किसी हम महिला की बात नहीं कर रहे हैं। नाम है चेतना, एक प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई? क्या ये उत्तर प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, गुजरात में हुई या फिर महाराष्ट्र में हुई थी? तो जो चेतना की शुरुआत हुई थी, वो गुजरात से हुई थी। ज़रा आप हमें चेतना का फुल फॉर्म बताएँगे कि चेतना का फुल फॉर्म क्या है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये लीजिए, पहले ही हमने लिख रखा है, पूछें क्या आपसे? चेतना का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। सेवा, सेवा की स्थापना कब की गई? ये जो सेवा है, सेवा की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी, 1965 में हुई, 1970 में हुई या फिर 1972 में हुई? तो ये जो सेवा आपकी संस्था है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, नाम थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। सेवा का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? क्या ये गुजरात में है? क्या ये पंजाब में है? क्या ये बंगाल में है या फिर ये आपके बिहार में है? तो जो सेवा का मुख्यालय है वो आपके गुजरात में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है सेवा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या ये पल्लवी के नेतृत्व में हुआ, मीनाक्षी के नेतृत्व में हुआ, इंदु के नेतृत्व में हुआ या फिर इला भट्ट के नेतृत्व में हुआ था? तो जो ये आपका सेवा की स्थापना हुई थी, वो तो हुई थी इला भट्ट के नेतृत्व में। लेकिन ये जो 3 नाम आप ऊपर देख रहे हैं, ये तीनों महिलाओं ने किसमें योगदान दिया था? तो इन्होंने चेतना की स्थापना में अपना योगदान दिया था, या कहें तो इन्होंने चेतना की शुरुआत की थी। ठीक? तो इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, इनका संबंध चेतना से है। जबकि हम बात करें इला भट्ट की, तो इनका संबंध सेवा से है। ठीक? कभी-कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो है पल्लवी का संबंध किससे है, मीनाक्षी का संबंध किससे है, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। महिला सेवा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई? ये जो महिला सेवा कोऑपरेटिव बैंक है, ये सेवा के द्वारा की गई थी। सेवा की महिलाओं ने ही अपना पैसा जमा किया था इसमें, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, लेकिन कब? 1960 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1974 में? तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। 74 में महिलाओं ने मिलकर सेवा कोऑपरेटिव बैंक, ये एक बैंक का नाम है, सेवा कोऑपरेटिव बैंक, इसकी स्थापना की थी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। सेवा बैंक की स्थापना किसके द्वारा हुई? चेतना, कपार्ट, सेवा या फिर ट्राइसेम? वैसे आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सेवा तो आपको पता है। आप फटाफट आपने ट्राइसेम और कपार्ट का फुल फॉर्म बता देना है आपको। चेतना अभी-अभी आपने देखा था, ज़रा आप हमें कपार्ट और ट्राइसेम का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक? साथ ही साथ सेवा का भी फुल फॉर्म बता दीजिएगा, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? अपने सदस्यों को सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए सेवा द्वारा कौन-सा चैनल चलाया गया? जो ये सेवा संस्था थी, इन्होंने अपने ही सदस्यों के सहयोग और उनकी सहायता के लिए एक चैनल बनाया था। उस चैनल का नाम क्या है? क्या अनसुईया है, आकाशगंगा है, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही सेवा के ही चैनल हैं। कौन? अनसुईया और आकाशगंगा। नाम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। इन्होंने सिर्फ बैंक की ही स्थापना नहीं की थी, इन्होंने कई चीज़ों की स्थापना की थी। हमने डिटेल में पढ़ रखा है, एक बार आप जाकर क्लास ज़रूर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24। ये जो अनसुईया है, अभी आपने देखा अनसुईया, अनसुईया एक पाक्षिक पत्रिका है, जो कि किस भाषा में लिखा जाता है? ये जो आपका अनसुईया पाक्षिक अखबार है, ये किस भाषा में छपता है?
मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में या फिर हिंदी में? तो आपको अभी-अभी हमने बताया था क्या कि ये जो आपका सेवा है, ये कहाँ की है? तो गुजरात की है। लेकिन ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये अनसुईया क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि अनसुईया क्या है? तो ये आपका एक पाक्षिक पत्रिका है जो कि गुजराती भाषा में छपता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सेवा द्वारा आकाशगंगा का प्रकाशन किसके लिए किया गया? पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या फिर किशोर लड़कियों के लिए? तो ये जो आकाशगंगा था, इसका प्रकाशन सेवा का ही एक चैनल है ये। इसका प्रकाशन जो किया गया था वो किशोर लड़कियों के लिए किया गया था। किसके लिए? किशोर लड़कियों के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। केयर की स्थापना कब हुई? केयर की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 45 में, 47 में या फिर 48 में? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? केयर की स्थापना स्वतंत्रता के पहले हुई थी। कब? 1945 में हुई थी। आपके सामने 2 डेट ये थे, आपको काट देना था, 2 ही ऊपर का बच रहा था, बट उम्मीद है कि आपको ये नाम पता होगा केयर। केयर की स्थापना कब हुई? फुल फॉर्म आप बता देंगे क्या? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। अब जो केयर है आपकी, केयर की स्थापना तो 1945 में हुई, बट ये भारत में इस कब से कार्य कर रहा है? 48 से, 49 से, 50 से या फिर 52 से? तो ये जो आपका केयर है, भारत में केयर की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। लेकिन ये जो भारत में कार्य कर रहा है, कब से कर रहा है? तो ये आपका 1950 से भारत में ये कार्य कर रहा है। ठीक? कब से? 1950 से कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। थोड़ा-सा यहाँ पर ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं केयर का फुल फॉर्म। वैसे आपको केयर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक? क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1950 में हुई थी, 52 में हुई, 80 में हुई, 90 में हुई? तो थोड़ा-सा इसे ध्यान रखेंगे, हुई 1980 में थी। आज के जो आपके क्वेश्चन थे, भले ही ये आपके डेट से संबंधित ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने कई बार पढ़ा है। आपने इसको जब हमने प्रैक्टिस सेट मतलब क्या जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तब भी हमने प्रैक्टिस सेट किया था। हमने और अलग से भी इसके प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारतीय शिशु कल्याण समिति जिसे हम ICCW कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई, 1950 में हुई, 1952 में हुई या फिर 1955 में हुई? तो ये जो हमारा ICCW है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। आपसे बड़े साधारण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम में कौन-सी राष्ट्रीय संस्था है और कौन-सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? ठीक? ध्यान रखेंगे इन्हें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ने से पहले आप आईसीसी का फुल फॉर्म देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ठीक? थोड़ा-सा फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक? अगला क्वेश्चन है भारतीय शिशु कल्याण समिति जिसे हमने आईसीसीडब्ल्यू कहा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि बालकों का शारीरिक विकास हो, बालकों का मानसिक विकास हो, बालकों का सामाजिक विकास हो या फिर सभी? तो ये जो कल्याणकारी संस्थाएँ हैं, ये किसी एक पक्ष पर नहीं बात करते हैं। ये किसी एक पक्ष के विकास पर नहीं ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास किए जाएँ। अब उसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सारे विकास शामिल हो जाते हैं। ठीक? तो हमें सब ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारतीय शिशु कल्याण
समिति, वही ICCW का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, मद्रास। तो देखिए, कभी-कभी एग्ज़ाम में जब हमें तुक्का लगाना होता है तो हम कैसे लगा सकते हैं? अब जैसे अगर हमें किसी का मुख्यालय नहीं आ रहा है भारत में, तो भारत में जब आप कोई भी राष्ट्रीय संस्था पढ़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय संस्था की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो दिल्ली में होता है, ठीक? अब जैसे निन की बात छोड़ दिया जाए या CFTRI की बात छोड़ दिया जाए, तो 1-2 संस्थाएँ ऐसी हैं, सभी नहीं, कुछ संस्थाएँ आपकी ऐसी हैं जो कि अलग है इनका, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका कहाँ होता है? दिल्ली होता है। अब तुक्का लगाने के लिए भी तो आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए कि बस ऐसे ही आँख बंद किया, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 तुक्का लगा दिया। नहीं, ऐसे नहीं। कुछ लॉजिक हम लगाते हैं कि हम दिल्ली क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ों का हेडक्वार्टर कहाँ पढ़ा है? दिल्ली में पढ़ा है। तो इसीलिए हम दिल्ली को लगा देते हैं अगर हमें नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज़ दिल्ली तो आपको सब याद ही होगा। जैसे जब सब जगह का हेडक्वार्टर दिल्ली है और 2-4 अलग हैं तो हम उनको याद रख लेते हैं, ठीक? ज़रा इसी बात पर बता दीजिए कि निन और CFTRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 50 में यानी कि 1950, 1952, 1953 या फिर 1955? तो जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33। CSWB, अभी-अभी जो आपने ये देखा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उसी का ही ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म बताना है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, सेंट्रल सोशल वुमेन बोर्ड है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका CSWB है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक? फुल फॉर्म थोड़ा-सा आप इसे याद रखेंगे। ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर याद करने वाली हैं, जैसे ICDS, ट्राइसेम, सेवा, चेतना, कपाट, WHO, यूनिसेफ और साथ ही साथ आपका यूनेस्को, इन सब का फुल फॉर्म, इनका हेडक्वार्टर, स्थापना कब हुई, इतना चीज़ तो आपको याद करके रखना ही रखना है, ठीक? साथ ही साथ केयर हो गया, WTO है, ये तो आपके NCERT में ही दिया गया है, तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? क्या ये सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है, व्यावसायिक है? तो जब हम बात करते हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तो इसका ये जो किस प्रकार की संस्था है, तो ये आपकी एक प्रकार की अर्ध सरकारी संस्था है, ठीक? ना ये गैर सरकारी है और ना ही पूर्णतः आपका सरकारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए इसी के साथ हमें आप बता दीजिए, अगर मैं यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं केंद्रीय बोर्ड की जगह मैं आपका बैंक रख दूँ, तो बैंक किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन आपके यही चारों हैं, ज़रा एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप हमें आंसर दे दीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, स्थापना तो 1952 में हुई, बट इसने जो मूल्यांकन का कार्य शुरू किया था, कब किया था? 1953 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1960 में? तो इसकी स्थापना भले ही 1952 में हो गई, लेकिन जो इसने मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया था, वो 1960 में किया था, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसने कब अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया? यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपूरक पोषण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप बताएंगे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1960 में, 65 में, 70 में, 67 में या फिर 70 में? तो जो अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया था, वो 1970 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पालना घर की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? क्या वो ICCW के द्वारा की गई, CSWB के द्वारा की गई,
चेतना के द्वारा की गई या फिर कपाट के द्वारा की गई थी? तो ये जो पालना घर हो गया, आपके अनुपूरक पोषण आहार हो गया, इनकी स्थापना या जो कार्यक्रम है, ये चलाए गए थे किसके द्वारा? तो ये चलाए गए थे आपके ये CSBW के द्वारा चलाए गए थे, ठीक? ये तो आपने देख लिया। आपने नाम पढ़ा ICS का, आपने पढ़ा CSWB का, आपने पढ़ा किसका? चेतना का, ठीक? ज़रा आप इन चारों का एक बार हमें फुल फॉर्म एक साथ लिख कर बता देंगे? अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो सिर्फ़ आप कपाट का लिख कर बता दीजिएगा, बाकी तो आपने ऊपर देखा ही है सबका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्या है? CSWB है, नहीं तो आप कपाट पे लगा दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये जो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसके द्वारा पालना घर की व्यवस्था कब हुई? अच्छा, ये पालना घर बनाया क्यों गया था? तो आपको पता है कि जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, जो महिलाएँ जैसे अच्छा इससे रिलेटेड आपको शायद क्वेश्चन आगे मिलेगा, हम बात कर लेते हैं पहले कि जो हमारा पालना घर है, इसकी स्थापना हुई कब? 1953 में हुई, 1960 में हुई, 70 में हुई या फिर 77 में हुई। तो जो ये आपका पालना घर है, इसकी स्थापना 77 में हुई थी, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एकीकृत प्री स्कूल परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1952 में, 1960 में, 1962 में या फिर 1970 में? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एकीकृत प्री स्कूल योजना है, ये भी आपके केंद्रीय कल्याण बोर्ड जो है, समाज कल्याण बोर्ड जो है, इसी के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1962 में चलाया गया था, ठीक? ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। पालना घर की स्थापना उन बच्चों के लिए किया गया जिनकी माताएँ अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि पालना घर का निर्माण क्यों किया गया था, स्थापना क्यों की गई थी? तो उसका आंसर यहीं पर है कि जो विद्यालय में कार्यरत माताएँ हैं, महिलाएँ हैं, जो किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत हैं, किसी बैंक में मतलब जो महिलाएँ कार्य कर रही हैं, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? उनकी देखभाल कौन करेगा? तो इसीलिए इनके बच्चों के लिए ये पालना घर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो वो आपके ICWB के द्वारा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, 41 कह रहा है ICAR का पूर्ण रूप है क्या? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्च रिसोर्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आपकी एक नेशनल संस्था है, ये आपकी कोई इंटरनेशनल संस्था तो है नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया। बाकी आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि ICAR क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। वैसे आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सटेंशन एजुकेशन समाप्त हो गया। अभी आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, कम से कम टोटल इसकी 15 क्लास तो होनी ही होनी है, ठीक? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों में शामिल है क्या? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, पालना घर, एकीकृत प्री स्कूल परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, अभी-अभी आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा और ये तीनों ही आपके बड़े ही इम्पोर्टेंट जो हैं कार्य हैं, किसके? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के। तो हमारा तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी, मेरा तो काम खत्म। अब काम है आपका क्या? कि आप हमें इन तीनों का टाइम पीरियड बता दीजिएगा कि अनुपूरक पोषण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आपका पालना घर कब स्टार्ट किया गया या स्थापना कब हुई? साथ ही साथ एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई? अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठते हैं, अगर आपने चीज़ों को नोट डाउन किया है तो फटाफट खटाखट आप यहाँ पर छाप देंगे। अदरवाइज़ बस सब उड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर।
और कल हमने आपसे क्या पूछा था, पोलियो दिवस, एक क्वेश्चन छोड़ा था। आया था 4-6 आंसर आए थे, अच्छा लगा देखकर, लेकिन दुःख भी हुआ थोड़ा-सा कि इतने लोग देखते हैं और पोलियो दिवस नहीं पता है, ये बहुत गलत बात है। बाकी आज का जो आपका कम्युनिटी पोस्ट होगा उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक? बात कर लेते हैं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? क्या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा? क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कामकाजी महिलाएं थीं, उनको उनके लिए जो हॉस्टल की व्यवस्था की गई थी, वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा की गई थी। इसी ने ही तो पालना घर का निर्माण किया था, स्थापना की थी। इसी ने अनुपूरक आहार का कार्यक्रम चलाया था। इसी ने प्री स्कूल की परियोजना चलाई थी, ठीक? इसी ने ही क्या किया, हॉस्टल की भी व्यवस्था की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? कृषि संबंधी शोध करना, ग्रामीण युवकों युवतियों के लिए लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना, ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना या फिर उपरोक्त सभी। तो आप तो ये तुक्का लगा भी सकते हैं, कैसे? कृषि से संबंधित बात हो रही है, तो कृषि तो होगा ही, ग्रामीण युवक-युवतियों की बात होगी ही, कृषि से संबंधित है तो इसकी बात तो होगी ही, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ये आपका भारतीय यानी कि कौन-सा है, इंडियन एग्रीकल्चर जो आपका इंस्टीट्यूट, ये आपका रिसर्च है, ये आपका इन सारे कार्य करता है। यानी कि उसका उद्देश्य है कि जो कृषि संबंधी शोध करे वो, साथ ही साथ जो ग्रामीण युवक और युवतियाँ हैं उनको उनके लिए लाभप्रद कार्यक्रम चलाएँ। साथ ही साथ ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इन सब से संबंधित प्रशिक्षण दें। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। बात किया जा रहा है आईसीएमआर, इसका पूर्ण रूप क्या है? क्या ये एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता है आईसीएआर, आईसीएआर अभी अभी आपने देखा था। बचा आपका क्या, आईसीएमआर। तो इंडियन काउंसिल, वहां पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिसोर्स था, यहाँ पर आप रिसर्च था, यहाँ पर आपका मेडिकल रिसर्च हो जाएगा, ठीक? तो क्या है, आईसीएमआर का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक? यहाँ पर मेडिसिन है और यहाँ पर आपका इंटरनेशनल है, आपका कट हो जाएगा। ये थे आपके आज के पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और अगर आप में से कोई अगर एक भी आंसर देगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप देंगे ही देंगे, ठीक? तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आज के जो क्वेश्चन हैं आपके लगभग-लगभग सारे इसी टॉपिक जो आज ही आपने पढ़ा है, बस आपको रिकॉल कराने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे आज के जो क्वेश्चन हुए हैं, इसी में से क्वेश्चन उठाए गए हैं और हर एक क्वेश्चन को लगभग-लगभग हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो आप उसका जवाब देंगे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने पूछे उसको एक बार आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो आज की क्लास है ना, ये आपके बिल्कुल याद होनी चाहिए। आपको इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कब कौन-सा प्रोग्राम चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था, कब किस संस्था की स्थापना हुई, क्यों हुई, क्या उद्देश्य थे, इनके फुल फॉर्म, इनका हेडक्वार्टर, स्थापना का समय, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी याद करने की है। ज़रा एक बार आप हमें अब ये बता दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं?
आज आपने 45 क्वेश्चन किए, तो 45 में से आपको कितने क्वेश्चन सही किए आपने? ज़रा एक बार इस बात को कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप 40 के नीचे आ रहे हैं, तो एक बार ज़रूर फिर से पूरा रिवीजन करिए, ठीक? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप में से जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जॉइन हैं, वो जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। क्विज़ आपकी 5 पीएम पर होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा-सा और भी मज़बूत बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। जाते-जाते एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक? चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और पूजा-पाठ भी करते रहिएगा। आज तो आप सभी का उपवास भी होगा, आप आज व्रत भी होंगे। ठीक? तो चलिए, इसी के साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा-सा धार देते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब है? मई में है। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।